सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और ब्रांड न्यू सीरीज को जिसका नाम है द इमॉर्टल डॉक्टर इन द मॉडर्न सिटी। इस कहानी के अंदर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाएगा जिसका नाम है वुफेन, जो कि अपनी जिंदगी से एक बहुत ही ज्यादा परेशान इंसान था। लेकिन उसके साथ में एक ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से वो इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बन जाता है एक इमॉर्टल डॉक्टर। उसके अंदर किसी भी बीमारी को ठीक करने की एबिलिटी आ चुकी थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले दिखाया जाता है माई चियांग नाम की सिटी को, जहाँ पर हम एक सिग्नल पर देख पाते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसका नाम होता है वुफेन, जिसकी माँ हॉस्पिटल में होती है और उसको बिल चुकाना होता है करीबन 50,000 युआन। लेकिन तभी वुफेन देखता है कि उसी सिग्नल से एक छोटी सी बच्ची रोड को क्रॉस करने वाली है। वुफेन की जिंदगी तो पहले से ही खराब चल रही थी, इसी वजह से वो उस बच्ची को बचाना चाहता था। साथ ही हम लोग उसी सिग्नल पे देख पाते हैं कार में बैठी हुई लड़की को जिसका नाम होता है जूचो। वुफेन तुरंत ही भागते हुए जाता है उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन अचानक से ही उसके रास्ते पर आ जाने की वजह से वो जो जूचो नाम की लड़की होती है उसकी कार सीधी जाके टकरा जाती है वुफेन से। इस एक्सीडेंट की वजह से वुफेन इतना ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था कि उसकी बॉडी से कुछ ब्लड निकलता है और उसके गले में डले हुए पेंडेंट के ऊपर लग जाता है। वुफेन जब नीचे गिर रहा था उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसका अंत आज इस तरीके से होने वाला था। उसको चिंता हो रही होती है कि आखिर वो अपनी माँ को कैसे बचाएगा। यहाँ तक कि वुफेन की फैमिली ने भी उसको निकाल दिया था ये कह के कि तुम तो अडॉप्टेड हो। जब तक वुफेन अपनी फैमिली का पैसा नहीं चुकाएगा वो उसको घर में भी नहीं रहने देंगे। इस हादसे की वजह से उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि अब तो सब कुछ ही खत्म हो चुका है। उसने आने वाले फ्यूचर के लिए जो जिंदगी सोच के रखी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। खतरनाक एक्सीडेंट हो जाने के बाद काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। साथ ही जूचो भी यहाँ पर आ जाती है वुफेन को देखने के लिए। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वुफेन के गले में जो पेंडेंट डला हुआ था वो अचानक से ही यहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ही वुफेन की आंख खुलती है वो अपने आप को पाता है एक अलग ही दुनिया के अंदर, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअली में होता है उसी का ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन वुफेन को ये पता ही नहीं होता कि आखिर वो है कहाँ पे। तो फिर तभी उसके पास में एक एंशिएंट मास्टर की स्पिरिट आती है, जो कि उसे ये कहने लगते हैं कि मुझसे मिलो, मैं हूँ एंशिएंट मेडिसिन सेक्ट से और मेरा नाम है श्याओ याओ। मास्टर श्याओ याओ वुफेन को ये बता रहे थे कि मैं हजारों सालों से सोया हुआ था, लेकिन आज तुम्हारी काइंडनेस ने मुझे जगा दिया और अभी तक जो तुम संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे थे उसका अब अंत हो चुका है और तुम्हारा जो विनम्रता से भरा हुआ हृदय है अब वो आ चुका है मेरी कृपा दृष्टि के नीचे। जिसकी वजह से मास्टर श्याओ याओ वुफेन को देने लगते हैं काफी सारी स्किल्स, जिसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही स्पेशल तरीके की वुफेन को मार्शल आर्ट्स भी सिखा दी थी। उन्होंने उसको सिखा दिया होता है कि आखिर तुम्हें इस दुनिया के अंदर कैसे आगे बढ़ना होगा, जिसकी वजह से थोड़े ही पलों के अंदर वुफेन के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स आ जाती हैं जो कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर किसी के पास में भी नहीं होती। वुफेन खुद भी शौक हो रहा था कि उसके पास में ये मार्शल आर्ट की स्किल्स कहाँ से आ गई। इसके साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है मेडिसिनल स्किल्स, यानी कि उसके पास में इस दुनिया की हर एक बीमारी का भी इलाज होगा जो कि वो ठीक करेगा अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की हेल्प से। जिसके साथ साथ उसके अंदर कई सारी मैजिकल स्किल्स भी आ चुकी थी, जिससे कि वुफेन खुश होते हुए कहता है कि अब तो मैं अपनी माँ को भी बचा पाऊंगा। और जब वास्तविकता में उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को पाता है हॉस्पिटल के एक वेंटिलेटर के ऊपर। लेकिन वुफेन खुद को ही देखकर एकदम ही शॉक रह गया था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी वो अभी भी जिंदा कैसे है। वो जो स्किल्स उसको अपने विजन के अंदर दिखाई दी थी, उनकी पावर्स, उनकी एबिलिटीज उसको अभी भी अपनी बॉडी में फील हो रही थी। कहने लगता है कि पता नहीं वो सपना था या फिर क्या था, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। जहाँ पर तभी इसके पास में लड़की आ जाती है जिसने उसको टक्कर मारी थी और वो ये कहने लगती है कि मैं ड्राइविंग में उतनी अच्छी नहीं हूँ, जिसकी वजह से गलती से मुझसे ये एक्सीडेंट हो गया। वुफेन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे उतनी ज्यादा भी चोट नहीं आई है। जूचो कहती है कि डॉक्टर ने मुझसे ये कहा है कि तुम्हारा ठीक हो जाना एक मेडिकल मिरेकल बन चुका है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंजरीज तुम्हें हुई थी उसके हिसाब से तुम्हें ठीक तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी की सारी जिम्मेदारियां ले ली हैं। लेकिन वुफेन तो तुरंत यहाँ से उठ के जाने लगता है और ये कहता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कराने का प्रोसीजर कंप्लीट करो। जूचो को खुद भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये बंदा इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी वुफेन को आराम करना चाहिए। जूचो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे मोबाइल में अपना नंबर दे दिया है, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है वुफेन की मॉम को जिनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने ये कंफर्म कर दिया था कि हाँ ये पर्सन मर चुकी है, इसीलिए इसके आगे के प्रोसीजर को स्टार्ट कर दो। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजे को खोलते हुए आ जाता है वुफेन, जो कि ये कहने लगता है कि रुक जाओ जरा, मैं उनको बचा सकता हूँ। जैसे कि डॉक्टर जी ये कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास में 50,000 युआन नहीं थे, इसकी वजह से हम तुम्हारी मॉम की सर्जरी ना कर सके और वो मारी गई, इसीलिए तुम्हें कोई भी हक नहीं है ये कहने का कि तुम अभी भी उन्हें बचा सकते हो। तो वुफेन डॉक्टर को सामने से हटाता है और अपनी मॉम के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर अब वो निकाल लेता है अपनी कुछ खास तरीके की नीडल्स को। डॉक्टर कहने लगते हैं कि अगर तुम ये टूटी हुई नीडल से क्या ही कर लोगे, या तुम अपनी मॉम को चैन से मरने भी नहीं दोगे। लेकिन वुफेन ने जो स्किल्स सीखी होती है उसके हिसाब से वो अपना दिमाग लगा रहा था, क्योंकि अब वो उन्हीं
नीडल्स की हेल्प से सबसे पहले पता लगाएगा कि आखिर उसकी मॉम की बॉडी में कहाँ पर प्रॉब्लम थी। इसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर यूज करने लग जाता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को। इसी को उसको पता चल जाता है कि उसकी मॉम को हो चुका है सेरिब्रल हेमरेज और इस बीमारी के इलाज के लिए एंशिएंट टाइम में एक मेडिसिन को भी बनाया गया था, जिसके बारे में अपने माइंड के अंदर ही वू फैन ने तुरंत ही खोज निकाला था। इसकी वजह से वो तुरंत ही काफी सारे नीडल्स को अपनी मॉम की बॉडी में लगाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालने लगता है। वू फैन के अलावा उसकी स्पिरिचुअल पावर को और कोई भी नहीं देख सकता। इसी वजह से डॉक्टर जी कहता है कि अपनी मॉम को यहाँ से ले जाओ और अंतिम संस्कार की तैयारी करो, क्योंकि जितने ज्यादा टाइम तक तुम यहाँ पर रुकोगे तुम्हें उतना ज्यादा ही पैसा देना होगा। वू फैन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, अभी मेरी मॉम मरी नहीं है। जो बात सुनकर तो डॉक्टर भी शॉक रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहने लगता है कि मैं इस हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर हूँ, आखिर तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर वू फैन की मॉम की पल्स एक्टिवेट हो जाती है, जो नजारा ही अपने आप में एक मिरेकल होता है, क्योंकि वू फैन ने एक मरे हुए इंसान को जिंदा जो कर दिया था। अपनी मॉम की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने के बाद सारे के सारे नीडल्स को वापस से निकाल लेता है, क्योंकि अब चंद सेकंडों के बाद ही उनको होश भी आ चुका था। जो नजारा देखकर डॉक्टर और नर्स दोनों ही शॉक रह जाते हैं। नर्स कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। वू फैन की मॉम भी कहने लगती है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है मैं स्कूल में थी और अचानक से बीमार हो गई थी। वू फैन उनसे कहने लगता है कि मॉम मैं आपको कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब आप पूरी तरीके से एकदम ही ठीक हो चुकी हो। हम लोग इसी वक्त ही घर पर जा रहे हैं। डॉक्टर जी कहता है कि ठीक है तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें सारे के सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को चुकाना होगा, जो कि करीबन बना होता है 38,000 युआन का। जो बात सुनकर वू फैन की मॉम तो एकदम ही शॉक हो जाती हैं। डॉक्टर ये कहने लगता है कि अगर तुम मेरी बात को मानो और मेरा एक काम कर दो तो मैं तुमसे यहाँ से जाने का एक भी पैसा नहीं लूंगा। वू फैन ने उन सभी बिल्स को मार दिया होता है उस डॉक्टर के मुंह पर। चीज देखकर वू फैन की मॉम भी कहने लगते हैं कि बेटे आखिर तुम्हें ये क्या हो गया। वू फैन कहता है कि डॉक्टर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात को नहीं समझूंगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरी मॉम को हुआ था सेरिब्रल हेमरेज, लेकिन मैं तो इस बिल्डिंग के अंदर कुछ और ही देख पा रहा हूँ कि तुमने इसके अंदर जो दवाइयाँ लिखी रखी हुई हैं वो तो मेरी मॉम के किसी काम में भी नहीं आई थी, जिनका खर्च तुमने करीबन बढ़ा दिया है पूरे 25,000। डॉक्टर मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जिसके बाद फिर वो डॉक्टर यहाँ से चला जाता है अपने दूसरे पेशेंट के पास में, जिसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहाँ पर एक बच्चा होता है जिसका पिता ये कह रहा था कि डॉक्टर प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लो। बंदा कहता है कि मेरे बेटे को अचानक से ही बुखार आ गया था, समझ नहीं आता कि मैं इसको कैसे बचाऊं। ऐसा ना हो कि मेरा बेटा कोमा में चला जाए। लेकिन इस डॉक्टर के इंटेंशंस अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो केवल पैसा ही कमाना चाहता था। डॉक्टर कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं इसको देने वाला हूँ एंटीपायरेटिक मेडिसिन, जिससे कि तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएगा। जहाँ पर वू फैन भी होता है और वो उस बच्चे को देखकर ये कहने लगता है कि डॉक्टर उसे कोई भी बुखार नहीं है, और अगर तुमने उसको बुखार को कम करने वाला इंजेक्शन लगा दिया तो उसकी हालत शायद खराब हो सकती है। डॉक्टर उससे कहता है कि अब क्या तुम मुझे सिखाओगे कि इलाज कैसे करते हैं। अच्छा यही होगा कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी ना करो, इन चीजों के बारे में तुम जानते नहीं हो, आखिर उनके बारे में कैसे बोल सकते हो। और डॉक्टर ने उस बच्चे को फीवर रिड्यूसिंग इंजेक्शन लगा ही दिया था, जिससे कि उस बच्चे के पिता को ये लगता है कि हाँ उसका बच्चा अब एकदम ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी समय तक उस बच्चे की बॉडी के अंदर कोई भी हलचल नहीं होती। लेकिन फिर अचानक से ही बच्चे का ब्लड प्रेशर बहुत ही तेजी के साथ में गिरने लगता है, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको हार्ट अटैक आने वाला हो, जिसकी वजह से बच्चे का पिता कहने लगता है कि डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर को खुद भी समझ में नहीं आया था कि आखिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। वू फैन बताने लगता है कि उस बच्चे को कोई भी बुखार नहीं था, बल्कि उसको तो एक्चुअली में हुई है पॉइजनिंग। वू फैन इस बच्चे को बचाने के लिए यूज करने लग जाता है अपनी नीडल्स को। डॉक्टर सोच रहा था कि अगर ये वू फैन उस बच्चे को बचा नहीं पाया तो ये सारा का सारा इल्जाम उसी के ऊपर ही डाल देगा। लेकिन उस बच्चे के पिता वू फैन को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर उसे रोकने लगता है, जहाँ पर तभी नर्स बताती है कि हाँ उसका बेटा अब ठीक होने लगा है, इसकी पल्स रेट भी एकदम ही ठीक होते जा रही थी। इस बच्चे के ठीक होने के बाद वू फैन कहता है कि उस बच्चे को असल में हुई थी फूड पॉइजनिंग, इसलिए वो उसके पिता से कहता है कि हमेशा से ही अगली बार से इस बात का ध्यान रखना कि वो कभी भी अनजानी चीजों को हाथ ना लगाए और ना ही खाए। इस बच्चे को होश आता है और वो अपने पिता से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं एकदम ही ठीक हूँ। कहता है कि मैंने स्कूल में थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी। वो बंदा वू फैन से कहता है कि मिरेकल डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बदले में वो उसको थोड़ा सा पैसा भी देने लगता है, जो कि वू फैन ने एक्सेप्ट भी कर लिए थे, क्योंकि उसे तो उनकी जरूरत ही थी। डॉक्टर कहने लगता है कि वो पैसा हॉस्पिटल में आना चाहिए, ना कि तुम्हारे पास। इस डॉक्टर को कॉल आता है उसी बच्चे के लिए कि वो ठीक हुआ कि नहीं, क्योंकि असल में और भी कई सारे बच्चों को इसी तरीके की फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जो कि बहुत ही जल्द यहीं पर पहुंच भी जाएंगे। वू फैन कहता है कि डॉक्टर अब सबको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आ जाते इस हॉस्पिटल के डीन। डॉक्टर जी वू फैन से कहता है कि तुम थोड़े समय के लिए अपने मुंह को बंद रखना, अगर तुमने डीन को कुछ भी बता दिया तो इसकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। वू फैन उससे कहता है कि यानी कि तुम मेरे द्वारा किए गए काम को क्रेडिट लेना चाहते हो। जिस मोमेंट पर तभी
यहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं जिनसे मिलता है डॉक्टर जी, और डायरेक्टर खुश होते हुए कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी मेडिकल स्किल्स को देख के काफी खुश हूँ। को भी बता रहे थे कि हमारे डॉक्टर्स बहुत ही टैलेंटेड है। डॉक्टर जी कहने लगता है कि डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। तभी फिर डायरेक्टर ये बताते हैं कि ये सभी के सभी स्टूडेंट असल में है सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के, जहाँ पर एक बच्चे को अचानक से ही लंच करने के बाद बुखार आ चुका था, और इसके कांटेक्ट में जितने भी क्लासमेट्स आए थे उनके अंदर भी सेम यही सिम्टम्स देखे गए, जिसका रीजन तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बच्चे को ठीक करके तुमने ये साबित कर दिया कि डॉक्टर जी तुम बहुत ही काबिल हो और बाकी के बच्चों को भी तुम्हें ठीक करना होगा, जिसके बदले में तुम्हें काफी बड़ा इनाम भी दिया जा सकता है। अभी डायरेक्टर वुफेन और उसके मॉम को देखते हुए कहने लगते हैं कि डॉक्टर मुझे बताओ ये दोनों कौन है। तो डॉक्टर जी बताता है कि अभी मैंने जिनका इलाज किया था ये असल में उन्हीं के ही फैमिली मेंबर्स हैं। फिर डॉक्टर वुफेन के पास में आकर उससे कहता है कि तुम्हारा जो भी खर्चा है उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं अपने काम को खत्म करने के बाद तुमसे बात कर लूंगा। जिससे कि वुफेन तुरंत ही अपनी मॉम को लेके यहाँ से जाने लगता है। तभी इसकी मॉम कहती है कि वुफेन अब हमारे पास में है पूरे 20,000 युआन, क्यों ना हम लोग थोड़ी सी रुक के डॉक्टर जी से बात कर लें, क्योंकि इनकी हेल्प से हम लोग वाकई में चुका सकते हैं मेडिकल बिल्स को। वुफेन कहता है कि जब उस डॉक्टर ने कुछ किया ही नहीं फिर आखिर मैं उसके लिए पैसे क्यों दूंगा। जहाँ पर तभी वुफेन के सामने से एक और बच्चे को ले जाया जा रहा था। वहाँ पर तलाश होती है एक ऐसे काबिल डॉक्टर की जो कि इस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कर सके, क्योंकि ऑलरेडी इस बच्चे को 40 डिग्री का बुखार हो चुका था। अगर ज्यादा देरी की गई तो हो सकता है उस बच्चे की जान भी चली जाए। इसीलिए डायरेक्टर जो डॉक्टर जी से कहते हैं कि जल्दी से आप इस बच्चे का इलाज कर दो। उस बच्चे का पिता डॉक्टर से ये कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो हमारा टियांडा ग्रुप जिंदगी भर तुम्हारे एहसान को नहीं भूलेगा। डॉक्टर जी कहता है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। डीन उससे पूछने लगते हैं कि वैसे तुम ये क्या करने वाले हो, क्योंकि डॉक्टर जी तो यहाँ पर वुफेन के जैसे ही उन्हीं नीडल्स को यूज करने वाला था। उसे लग रहा था कि इस बच्चे को भी फूड पॉइजनिंग हो गई है। जो बात सुनकर डायरेक्टर कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे इंटेलिजेंस को देख के काफी खुश हूँ, तुमने बिना कोई चेकअप किए ये पता लगा लिया कि आखिर इसको क्या है, तो ये तो बहुत ही कमाल की बात है। डॉक्टर जी याद करने लगता है कि वुफेन ने किस तरीके से उस बच्चे का इलाज किया था, इसीलिए वो ये सोच रहा था कि मेरे लिए भी ये काम इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि वो उस बच्चे की बॉडी में उन नीडल्स को लगाने लगता है। नीडल्स के लगने की वजह से बच्चे को पेन फील होने लगता है। जैसे कि उस बच्चे के पिता ये कह रहा था कि डॉक्टर जी क्या आपको पूरा यकीन है कि ये आपका मेथड काम करेगा। तो डॉक्टर जी हड़बड़ाते हुए ये कहने लगता है कि हाँ ये काम तो करना चाहिए, लेकिन वो खुद भी ये ट्रीटमेंट करते हुए घबरा रहा था। लेकिन नीडल्स को गलत जगह पे लगाने की वजह से उस बच्चे की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि अचानक से ही उस बच्चे के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हार्ट बीट तो बहुत ही तेजी के साथ में स्लो हो रही थी। जो बात सुनते ही डॉक्टर जी के तो पैर उतले से जमीन खिसक जाती है। उस बच्चे के पिता डॉक्टर जी पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ में ऐसा करने की। डायरेक्टर भी कहते हैं कि डॉक्टर जी आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। डॉक्टर जी ये सोच रहा था कि वुफेन ने भी तो ऐसे ही किया था, आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तभी डीन कहने लगते हैं कि डॉक्टर जी जल्दी से कोई डिसीजन लो, वरना उस पेशेंट की जान तुम्हारी आंखों के सामने ही चली जाएगी। तभी डायरेक्टर कहने लगते हैं कि अभी थोड़ी ही देर पहले तुमने एक बच्चे की जान बचाई थी, फिर आखिर तुम इस बच्चे के साथ में वैसा ही क्यों नहीं कर पा रहे हो। बिजनेसमैन भी कहता है कि मेरा केवल एक ही बेटा है और अगर उसे कुछ हो गया तो डॉक्टर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जल्दी से कोई डिसीजन लो और मेरे बेटे की जान बचा लो। फिर डीन उस नर्स से पूछने लगते हैं कि तुम मुझे सच्चाई के बारे में बताओ। तो वो नर्स बताने लगती है कि उस बच्चे का इलाज डॉक्टर जी ने नहीं किया था, बल्कि एक लड़के ने किया था जिसका नाम है ये वुफेन। डॉक्टर जी को ये बात भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि हाँ वो इसका इलाज नहीं कर सकता। जिस मोमेंट पर तभी वो बच्चा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, जहाँ पर अब तभी आ जाता है वुफेन और वो ये कहने लगता है इस बच्चे की बॉडी में जा चुके हैं कुछ खतरनाक टॉक्सिन्स, जिसका इलाज अगर जल्द से जल्द ना किया गया तो वो मारा जाएगा। वो इलाज करने के लिए यहाँ पर डिमांड करता है सिल्वर नीडल्स की। तभी इस बच्चे के पिता वुफेन के पास में आता है और ये कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन प्लीज किसी भी तरीके से मेरे बेटे की जान बचा लो, मैं तुम्हें वो सब कुछ देने को तैयार हूँ जो भी तुम मुझसे मांगोगे। वुफेन कहता है कि मुझे बच्चे के इलाज करने के लिए आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके बाद अब वो तुरंत उस बच्चे के पास में जाता है और उसकी पल्स को चेक करने लगता है। इसको टॉक्सिन्स की वजह से बहुत ही तेज बुखार आ चुका था और उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। वो अब तुरंत ही यहाँ पर यूज करने लगता है उन सिल्वर नीडल्स को, जिसे उसने उस बच्चे की पूरी बॉडी पर ही लगा दिए थे। अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहा था उस बच्चे को ठीक करने के लिए। जैसे कि चंद पलों में ही वो बच्चा ठीक हो जाता है और होश में भी आ जाता है। जो चीज देखकर डायरेक्टर और डीन दोनों ही खुश हो गए थे। बच्चा कहने लगता है कि आकर आप लोग मेरे साथ में यहाँ पर ये क्या कर रहे थे। तो उसका पिता बताता है कि हम तो यहाँ पर केवल तुम्हारा इलाज ही कर रहे थे। वुफेन भी बताने लगता है कि मैंने नीडल्स को केवल तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए ही यूज किया था, लेकिन अभी भी तुम्हारी बॉडी में एक स्लाइट एंजाइम मौजूद है। जो बात सुनकर वो बंदा वुफेन के सामने अपना सर झुका देता है और ये कहने लगता है कि तुमने आज जो काम किया है उसकी वजह से मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को बचा के मेरी पूरी की पूरी डोंग फैमिली को ही बचा लिया। वैसे मिरेकल डॉक्टर जब आप मुझसे कुछ
कुछ लेना नहीं चाहते तो क्या आप मेरे दोस्त बन सकते हो। जिससे कि वुफेन ये कहने लगता है कि मिस्टर डोंग की नेटवर्थ और उनके स्टेटस के हिसाब से आपके तो इस पूरी की पूरी दुनिया में काफी बड़े बड़े लोग दोस्त होंगे। जिससे कि मिस्टर डोंग कहने लगता है कि चाहे इंसान के पास में कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी पैसों को लगा के एक जिंदगी को नहीं खरीद सकता। लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है उससे बढ़ के और कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए मिस्टर डोंग ने वुफेन को दे दिया होता है अपना मोबाइल नंबर। वो ये कहता है कि हाल ही में मैंने खोला है अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट और तुम्हारे यहाँ के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं मैं उन सभी को चुका दूंगा। अगर कभी भी तुम्हें यहाँ पर आना हुआ तो उसका खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। जो बात सुनकर तो डॉक्टर जी और बाकी के सभी लोगों के होश उड़ गए थे। इसके बाद मिस्टर डोंग अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और वुफेन से ये कहते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे मांगने में जरा से भी मत शर्माना। मिस्टर डोंग के यहाँ से जाने के बाद डायरेक्टर वुफेन से ये कहने लगे थे, देखिए मिस्टर वुफेन, अभी भी हमारे पास में काफी सारे बीमार बच्चे हैं, तो क्या प्लीज आप उनको ठीक करने में हमारी हेल्प कर सकते हो। जिस बात के लिए वुफेन तुरंत ही राजी भी हो चुका था, जिससे कि उसने थोड़े ही समय में सभी के सभी बीमार बच्चों को ठीक कर दिया था। डायरेक्टर ये कहने लगते हैं कि तुमने आज मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, जिसका इम्पैक्ट हमारी पूरी की पूरी मेइचंग सिटी के ऊपर पड़ेगा और साथ ही साथ इस मसले के ऊपर अब हाई लेवल के ऑफिशियल्स भी अपना ध्यान देंगे, क्योंकि सभी के सभी बच्चों का इलाज हो चुका है। तो मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई भी कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक होकर मुझसे मदद मांग सकते हो। जिससे कि वुफेन कहता है कि डायरेक्टर, जो वाकई में मुझे आपकी मदद की जरूरत है, उनको वही प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है जो कि डॉक्टर जी ने उसकी माँ के लिए बनाया था। वो कहने लगता है कि कल रात ही मेरी माँ को एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि मेरी माँ को हॉस्पिटल के अंदर पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए थे, जिसके लिए डॉक्टर जी ने चार्ज किए हैं 39,800 युआन को। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम को सेरेब्रल हेमरेज की बीमारी थी, लेकिन इसके अंदर एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स के बारे में भी लिखा गया है, जो कि यूजुअली हर डिसीज में यूज होते हैं। इसलिए मेरी मॉम के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो है केवल 25 सेंट। मुझे बताइए क्या हर रोज ये हॉस्पिटल में लोगों के साथ में इतने बड़े धोखे किए जाते हैं। जो बात सुनकर डीन और डायरेक्टर दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं डॉक्टर जी के ऊपर और ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हॉस्पिटल में इतनी बड़ी गड़बड़ करने की। इसी वजह से ये लोग तुरंत ही डॉक्टर जी को नौकरी से निकाल देते हैं। डॉक्टर जी रहम की भीख मांगते हुए ये कह रहा था कि प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करूंगा। वुफेन डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर, आपको इसे एक मौका देना चाहिए, इन मौका देने के साथ साथ तुम्हारी सजा कम नहीं होगी। तुम्हें मौका दिया जा रहा है केवल पुलिस से बात करने का। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन वुफेन उसको यहाँ से जाने नहीं देता। डॉक्टर जी ये कह रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा एक छोटा सा परिवार है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। जिससे कि वुफेन कहने लगता है कि अच्छा, अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम पे दया दिखाऊं। मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी भी उन मरीजों के परिवारों पर दया दिखाई है जो कि यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर को भगवान का रूप समझ के आते हैं। उन सभी के भी परिवार थे और उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए अपने घर और जमीन को तक बेच दिया था। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आके तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हें केवल पुलिस के हवाले कर रहा हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी काइंडनेस है। इसके बाद अब डायरेक्टर और डीन दोनों ही वुफेन से पूछने लगते हैं, वैसे तुम्हें ये चाइनीज मेडिसिन के बारे में कहाँ से पता चला? तुम्हारी जो मेडिकल स्किल्स हैं वो सच में बहुत ही कमाल की हैं। जिससे कि वुफेन ये बताने लगता है कि मैं कोई ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैंने ये सारी चीजें अपने मास्टर से सीखी हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। डायरेक्टर तो शॉक होते हुए उससे ये कह रहे थे, सच में तुम एक बहुत ही महान इंसान के स्टूडेंट हो। अभी डीन वुफेन से कहते हैं कि वैसे क्या तुम हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बनना चाहोगे? सैलरी और पोजीशन तुम्हें वही दी जाएगी जो कि तुम मुझसे मांगोगे। वुफेन कहता है कि फिलहाल में तो अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, आज मैंने यहाँ पर जो भी किया है उससे मैंने आपके हॉस्पिटल के अंदर एक और सस्पिशियस पॉइंट को निकाला है। इसके बारे में डायरेक्टर और डीन दोनों ही जानना चाहते थे। वुफेन कहने लगता है कि मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आखिर इतने सारे बच्चे अचानक से ही फूड पॉइजनिंग का शिकार कैसे हो गए। वो बताता है कि जब मैं सिल्वर नीडल्स की हेल्प से बच्चों की बॉडी से टॉक्सिन को निकाल रहा था तो मुझे उन सभी की बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल तरीके के टॉक्सिन्स मिले जो कि एक्चुअली में है इविल स्पिरिट, जो कि किसी की भी बॉडी के अंदर जाके उनकी स्पिरिट को करप्ट कर देता है। डायरेक्टर कहते हैं कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की ही बात कर रहे हो? ये हमारी नजर में कोई नॉर्मल इंसिडेंट तो होना नहीं चाहिए। वुफेन भी कहता है कि हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। ये लोग इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एक्चुअली में ये किया किसने होगा। जैसे कि सबसे पहले उन लोगों का शक तो जाता है डॉक्टर जी के ऊपर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वुफेन बताता है कि जरूर से ये किसी और का ही काम है जो कि इविल स्पिरिट्स को बनाने का और उन्हें फैलाने का काम कर रहे हैं, और वो ये सब कुछ कर रहे हैं केवल और केवल प्रॉफिट को कमाने के लिए। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर आ जाते हैं वुफेन की मॉम, जिनके साथ में वो जाते हुए इन दोनों से ये कहता है कि हम बहुत ही जल्द उन इविल स्पिरिट्स के बारे में पता लगाएंगे। जिसके जाने के बाद डायरेक्टर डीन से ये कहने लगे थे कि आपको ये मैटर सुलझाने के लिए जल्द से जल्द एक मीटिंग को अरेंज करना होगा। मैं बाकी के हॉस्पिटल्स में जाके इसके बारे में पता लगाऊंगा। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग होटल के सामने देख पाते हैं
एक अमीर ज़ादे को, जो कि अपने हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता लेके इसी को प्रपोजल देने के स्टाइल में खड़ा हुआ था। जिसके बाद फिर हम लोग देख पाते हैं बुफैन को, जो कि अपने एक फ्रेंड को कॉल लगा रहा था, लेकिन वो उसका कॉल पिक करता ही नहीं है। इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है मेडिसिनल स्टोर पे, ताकि वो अपने लिए एलिजिर्स को रिफाइन कर सके। लेकिन जब रास्ते से बुफैन जा ही रहा था तो फिर तभी उससे टकरा जाती है वही लड़की जिसका नाम था जूजो। बुफैन उससे कहने लगता है कि कल जो तुमने मुझे मारा था क्या वो काफी नहीं था, जो कि अब तुम दोबारा से मुझसे टकराने के लिए आ गई हो।